40 से 50 में मेजर चेंजेस क्या आती हैं? ओबेसिटी और मेटाबॉलिक डिजीजेस, शुगर, ब्लड प्रेशर, मेनोपॉज होने के बाद बॉडी पे इफेक्ट क्या आता है? हार्ट डिजीजेस, टांगों में क्लॉट आ गए, डायबिटीज हो गई, बहुत सारे लोग ना डायबिटीज होने के बावजूद भी मीठा नहीं छोड़ते। पाँव क्यों काटने पड़ने हैं, वहाँ लाई नहीं जा रही है। यूट्रस भी रिमूव करवा देती हैं, उसके बाद भी हेल्थ वाइज इफेक्ट हो रहे होते हो। ड्राइनेस शुरू हो जाएगी, उसको बार बार यूरिन की इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी उस तरह की पीक नहीं रहती, तो क्या इससे भी आपकी हेल्थ पे इफेक्ट आता है? देख के जब प्यार ही नहीं आना तो हार्मोन किथों। कैंसर हुए होते हैं लोग, होम्योपैथिक के पास जा रहे होते हैं, जी बड़ी शिफा है। उसको यही नहीं पता औरत की बॉडी में ओवरीज कहाँ पड़ी हुई है। उन्होंने कहना तो पीसीओ है। 40 से 50 साल की उम्र में हम बहुत तेजी से एजिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम इस एजिंग को क्या कंट्रोल कर सकते हैं? औरतों और मर्दों की बॉडी में इस टाइम टेन्योर के अंदर क्या चेंजेस आती हैं? औरतों में अर्ली मेनोपॉज क्या है, और क्या औरतों को अर्ली मेनोपॉज में कोई मेडिकेशन लेनी चाहिए? तो ये सब चीजें हम जानेंगे डॉक्टर जावेद से, तो पॉडकास्ट को एंड तक क्लास में देखें। आज की जो हमारी सीरीज़ है वो 40 से 50 है। 20 से 30 हम डिस्कस कर चुके, 30 से 40 भी हम डिस्कस कर चुके, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए आए हुए हैं जो हम इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट में शामिल करेंगे। लेकिन आज जैसे हम 40 से 50 डिस्कस करेंगे, तो मुझे ये बताएं कि इसमें मेजर चेंजेस क्या आती हैं आदमी में भी और औरत में भी। 40 को नॉटी वैसे कहा जाता है, लेकिन 40 वो एज है जहाँ से पैगाम्बरी का सिलसिला शुरू होता है। आपने अपनी ज़िंदगी में मेजर जो एक्सपेरिमेंटेशंस करनी होती हैं वो कर चुके होते हैं। यूजुअली ज़्यादातर मेजॉरिटी शादियां भी हो गई, बच्चे भी हो गए, कैरियर, बिज़नेस जो भी अपनाना था उसमें से आप एक सर्टन लेवल पे पहुंच चुके होते हैं। अब उसे कंसोलिडेट करने के चक्कर में होते हैं, या डिफरेंट फेलियर्स के बाद बहरहाल आप किसी ना किसी ख़ास डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। आपके फेलियर्स भी आपका एक्सपेरिमेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें मिल मिला के आप दूसरों को गाइड करने की पोजीशन में भी होते हैं। आपको मुदब्बर या बड़ा समझा जाना शुरू हो जाता है, और आपकी बॉडी भी आपको बताना शुरू करती है कि पहले वाली गल नहीं रही। आप देखेंगे बड़े बड़े एथलीट्स भी जो हैं 40 पे आके रिटायर हो रहे होते हैं। तो जितनी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो स्पोर्ट्स हैं जितनी जिसमें फ़िज़िकल विगर चाहिए होती है 40 तक रिटायर हो ही गए होते हैं। या 40 पे खेल रहा हो तो कहते हैं बड़ी बात है यार ये खेल रहे हैं। उसकी मेन रीज़न ये भी है कि मर्दों और औरतों में दोनों में अब जो उनके हार्मोन्स हैं, बेसिकली सेक्स हार्मोन्स जो हैं, ख़वातीन में एस्ट्रोजन्स और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन्स, ये सर्टन पीक पे जाने के बाद अब स्टेडी स्टेट लेवल के बाद नीचे आ रहे होते हैं। गोनेड्स वो ग्लैंड्स हैं जो ये सेक्स हार्मोन्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं। ख़वातीन में ओवरीज, जेंट्स में टेस्टीज, ये सारे के सारे अब इनकी यूटिलाइजेशन के बाद जो है इनकी प्रोडक्शन में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। ख़वातीन में 40 और 50 के दरमियान मेजॉरिटी में मीनोपाज शुरू हो जाता है, पेरी मीनोपाज और मीनोपाज शुरू हो जाता है। और 45 के बाद तो मेजॉरिटी कह लें 40 और 50 के दरमियान, और 50 के बाद बड़े रेयर हैं जो जाएँ या मीनोपाज उससे लेट हो। मेजॉरिटी 45 टू 50, कई अर्ली मीनोपाज भी 40 पे भी हो जाएगा। इसी तरह जेंट्स में भी 55 के बाद तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स उसके नीचे आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ आपकी जो स्पेशल सेंसेस हैं, आपकी आईसाइट, आपकी हेयरिंग, आपकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस, स्किलफुल वर्क, ठीक है, कई लोगों को राशा शुरू हो जाता है, और आपका थॉट प्रोसेस, आपकी मेमोरी, ये सारी चीज़ें जो हैं आप पीक पे फर्दर नहीं जाएंगी, एक स्टेडी स्टेट लेवल या उससे नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन और ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं इनकी भी डिक्लाइन शुरू हो जाएगी। तो वेट गेन बहरहाल 40 टू 50 एक ऐसी चीज़ है जहाँ से ज़रा ज़्यादा शुरू हो जाता है। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, और आपकी जो डाइटरी हैबिट्स अभी वहीं पे होती हैं, ठीक है, और उसकी वजह से आपकी जिस्म की जो शेप है, और शादी हो गई, बच्चे हो गए, ख़वातीन भी इतनी कॉशियस नहीं रहती, मर्द हज़रात भी अब उस तरह नहीं, या पैसा कमाने की दौड़ में, या जो ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ बच्चों की तरफ से या अपनी आ गई, उसमें बंदा अपने फ़िज़िकल जो है अपीयरेंसेस और इन चीज़ों को ज़्यादातर इग्नोर करना शुरू करता है। इस वजह से आपको ज़्यादातर ओबेसिटी और मेटाबॉलिक डिजीज़, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल हाई, और ये सारा कुछ ओवर द ईयर्स ये जो बेतदालियाँ थी ये अब अपना रंग दिखाना शुरू करती हैं,
और जी शुगर होना शुरू हो गई, हाई ब्लड प्रेशर होना शुरू हो गया, यूरिक एसिड ऊपर जाना शुरू हो गया, मोटापा। ख़वातीन में हम उसे कहते हैं पियर शेप्ड, नाशपाती की शेप उनकी बॉडी इख्तियार कर देती है, उनकी पेल्विस वाइड होती है, ऊपर से वो वैसे ही होती हैं अभी स्लिम स्मार्ट अपनी तरह से अपर टार्सो जो है, लेकिन पेट उनका जो है वो फूलना शुरू हुआ और नीचे से फर्दर वाइड उनकी पेल्विस की वजह से वो पियर शेप्ड ओपेसिटी ज़्यादातर उनमें होती है। मेल्स की एप्पल शेप्ड ओपेसिटी होती है, पेट साहब आगे को है, ऐसे फूला हुआ है, पेट की तरह पूरा गोंगलू सा है वो। और या डायबिटीज़ हो गई तो लेमन ऑन स्टिक लाइक, टांगे और बाजू पतले पतले सूख जाते हैं और पेट उसका मोटापा सा जैसे सेहत समझी जाती है, जो कि बेसिकली होता नहीं है डायबिटीज़ के साथ। तो जहाँ से मोटापा शुरू होता है, साथ अगर उसकी गर्दन छोटी है या नाक में या गले में उसके एडेनाइड्स या पॉलिप्स या कोई दूसरे मसाइल हैं गर्दन छोटी होने के साथ, तो ये स्लीप एपनिया और ये वाले मसाइल, स्नोरिंग वो करता है, बहुत खराटे लेता है ये वो, उसके साथ भी उसको इम्पोर्टेंस या हाई ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है, तो मल्टीपल डिजीज़ आना शुरू हो जाती है। वो जो स्ट्रक्चर था बॉडी का, वो जो बनना था बन गया, उसके बाद उसने जो हार्मोन्स के साथ भी खेलना था और जो कुछ करना था वो कर लिया। ड्यूरिंग दैट अगर ख़वातीन को ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस था या बेबी नहीं हो रहे थे, उस बेचारी ने हार्मोनल थेरेपीज़ ली फॉर वट एवर रीजन्स, या स्पेसिंग करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, दे आल्सो स्टार्ट टेकिंग देयर ओन टॉल। ठीक है। और जहाँ तक स्पेशल सेंसेस की बात है, आई साइट आपका वैसे ही 40 के करीब आके एक कंडीशन उसे हम कहते हैं नॉर्मली प्रेस बायोपिया, कि आप में से हम में से ज़्यादातर को पढ़ने के लिए ऐनक लगानी पड़ जाती है, या आप यूं करके देख रहे होते हैं। मोबाइल्स आने के बाद, सारी रात यूज़ करने के बाद ये ज़रा ज़्यादा बढ़ गया, तो उसमें ग्लासेस लगानी पड़ जाती हैं। सुनने में भी थोड़ा सा, जो लोग ज़्यादा चीख के बोलते हैं उनके भी अब कानों में रिंगिंग और ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, या हेयरिंग थोड़ी सी इम्पेयर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो ऑल सुनना जब उनको कम होता है तो वो और चीख के बोलने की कोशिश करते हैं कि शायद मुझे आवाज़ नहीं आ रही तो दूसरे को भी नहीं आ रही है। ये चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। दांत थोड़े से इफेक्ट होना शुरू, कैविटीज़ या गिरने शुरू हो गए। 40 से 50 में दांत भी गिरना स्टार्ट हो। जी, अगर आपने उसका ख्याल नहीं किया किसी भी चीज़ का, आपके असल चीज़ ये है कि आपने अपने साथ सलूक क्या किया। नींद में जो रात की नींद है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम 6 घंटे जो है वो आपको रात 9 बजे या 10 बजे से लेके और सुबह 4-5 बजे तक की नींद बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमारे एक्टर्स देखें, अगर आप सलमान खान, शाहरुख खान की अक्सर कोई आपने मोटिवेशनल स्पीचेस सुनी हो, तो वो दोनों ये कहते हैं कि हम सोते नहीं थे, हम अगर सोते तो आज हम यहाँ पे ना होते जहाँ पे आज हम हैं। ठीक है, तो हमारा, अगर आप कहें कि आप दुनिया में सोने के लिए पैदा हुए हैं, तो सोना, बुखार, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है। हार्ड वर्क और हार्ड वर्क। तो डोंट यू थिंक कि ये 40 तक इंसान में अभी भी इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो ख़ुद को एक्टिव रख सके, वो जितनी मेहनत करना चाहता है वो कर ले, ताकि वो अपनी ओल्ड एज आराम से गुजार सके? आपके ख्याल में शाहरुख खान और सलमान खान अगर सच अपने सीक्रेट बता देंगे तो वो अभी तक जहाँ खड़े हैं वहीं पे रहेंगे, दूसरे नहीं आ जाएंगे? आप इस तरह करें, 10 दिन ना बिल्कुल ना सोएं, तो आपके चेहरे पे जो रिंकल्स आएंगे उन्हें फिर हटा के शाहरुख खान साहब से कि ज़रा ये ख़त्म करवा दें। ठीक है, तो ये बातें ही हैं। नेचर को हमेशा फॉलो करें, और लाजमी नहीं है कि जिस रास्ते से एक बंदा पीक पे गया है आप भी वहाँ से पहुँच जाएं। हर इंसान के साथ अल्लाह का अपना ताल्लुक़ है। ठीक है, और हर इंसान को अल्लाह ने इतना यूनिक पैदा किया है कि कभी कॉपी कैट ना बने। कभी आप खुद इंडिविजुअल एक एंटिटी है पूरी की पूरी। ठीक है, आपको अल्लाह ने जो खुद वाहदा उला शरीक है, उसकी हर वक्त वो एक नई शान में होता है। 8 अरब इंसान है, आप कोई 2 इंसान लें जिनका फिंगरप्रिंट एक हो, ये तो फिजिकल फिंगरप्रिंट है ना, आप उनका डिजिटल फिंगरप्रिंट एक ला दें मुझे, वो नहीं होगा। डिजिटल फिंगरप्रिंट नहीं एक होगा। ठीक है, तो वैरायटी है उसकी, तो वो दूसरे को फॉलो करता रहेगा। ठीक है, तो उसमें इतने वेरिएबल्स हैं, वो कभी भी फिर उस तक नहीं पहुंच सकेगा। ओवरऑल जो मेजॉरिटी का लॉ है उसमें आपका नींद अच्छी, आपकी एक्सरसाइज, आपकी डाइट अच्छी, बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, गरीब बंदा भी बैलेंस डाइट कर सकता है। या आपको मैं बता दूं, मज़दूर इतनी फिजिकल एक्सरसाइज करता है, वो बेचारा कितने गोश्त खाता है या कितना करता है, लेकिन उसके बावजूद वो काम करता है ना, और सॉलिड बॉडी होती है उसकी। आप गरीबों में मोटापा बड़ा कम देखेंगे, ऐसे तो यूरिक एसिड भी बड़ा कम है उनमें ब्लड प्रेशर भी कम है, उनमें शुगर भी कम है। ठीक है, अमीरों में ये सारा कुछ है।
10-10 साल के बच्चों ने यूरिक एसिड की गोलियाँ पर जेब में डाली होती हैं, एक दूसरे को नींद की गोलियाँ डाली होती हैं। मैं चूँकि अच्छा, स्लीप नींद क्लास की को डील करता गोलियों हूँ। का भी इनटेक बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस एज में स्पेशली, या तो उन्हें शायद बच्चों की टेंशन होती है, उनके करियर की टेंशनें होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो नींद की गोली खाए बगैर सो नहीं पाते। 40 साल की एज पे आके, 40 और 50 के दरमियान आके अगर उसको अभी तक खुद से सोना और जागना ही नहीं आया, तो वो फिर एक फेलियर तो है ना। और वो क्यों हुआ है? उसने मनमानियाँ की हैं, उसने कंपनी से हायर अप से रब्ता नहीं रखा, ठीक है। अगर उसका ताल्लुक़ अपनी नेचर से और अपनी मदर नेचर से, अपने लॉर्ड से रहता, ट्रस्ट उसका अपनी एफ़र्ट के बावजूद जो फाइनल रिज़ल्ट्स हैं उन पे वो उसके सामने हम्बल रहता, तो वो डेफिनेटली उसको नींद भी आएगी। वो जितनी मर्ज़ी टेंशन में है, ठीक है, कहने वाले तो कहते हैं कि नींद सूली पे भी आ जाती है, ठीक है। जेलों में, जेल तो वर्स्ट कंडीशन है ना, जहाँ आपकी मर्ज़ी भी नहीं चल रही है, ठीक है, ना आपको खाना अपनी मर्ज़ी का, ना आराम अपनी मर्ज़ी का, ना बिस्तर आपकी मर्ज़ी का, ये सारा। उसके बावजूद टार्चर देने का बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि कैदी को जगाया जाता है, उसे सोने नहीं दिया जाता, तो उसको नींद आती है तो उस बेचारे को जगाया जाता है, ठीक है। अब उसका तो वहाँ कोई वाली वारिस नहीं है, उसके बावजूद वो जेन्युइन है या ज़बरदस्ती कैदी है, वो वटेवर जो भी है, लेकिन उसको टॉर्चर देने के लिए उसको जगाया जाता है, ठीक है। तो उसको नींद आती है तो उसको जगाया जा रहा है ना, ठीक। और उसका वहाँ पे फिर कौन होता है उस वक़्त? उसका सिर्फ रब होता है। वो जब रब से जुड़ता है तो नींद उसको आती ही आती है। आप बहुत अपने घर की ज़िम्मेदारी लेते हो, जब आप सोने लगते हैं तो आप रब के सुपुर्द करके ही सोते हैं, आपको तो पता नहीं होता सुबह उठना है कि नहीं उठना, ठीक है। तो अगर आप इतना सा भी उस पर ट्रस्ट करें तो फिर आपको नींद आ जाती है, आपका ध्यान उसकी तरफ जाता है। जो ही आप उस पर एतबार करते हैं, उसको मानना असल में उस पर एतबार करना है, तो उस पर आप एतबार करते हैं तो फिर आराम से सुकून तारी हो जाता है। आपने मेनोपॉज की बात की, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये किस एज में प्रॉपर स्टार्ट होता है, और पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज में क्या डिफ्रेंसिएशन है? पेरी मेनोपॉज का वर्ड जहाँ भी आएगा, पेरी का वर्ड जहाँ भी आएगा, पेरी फ्री, ठीक है, एक सेंट्रल पॉइंट है, ये मेन चीज़ है, और उसके इर्द गिर्द का अभी ग्रे जोन जो है उसको कह लें। तो ख़वातीन में जो उसके सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन मेनली, जो उसका मंथली साइकिल चल रहा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका मंथली चलता है, अल्लाह ने औरत में ये रखा होता है, वो 40s में आके, यूजुअली 40s में आके या लेट 40s में आके, जिस तरह एज ऑफ मिनार्की उसको बोलते हैं, जब मेंसेस शुरू होते हैं, तो वो कुछ बच्चियों में 9 साल की एज में शुरू हो जाते हैं, कुछ में 13, 14, 15 साल की एज में जाके मिले। उसमें भी डाइट और हेल्दी लिविंग और ये चीज़ें काउंट करती हैं। फिर मुख्तलिफ रेसेस में डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इसकी डिफरेंट है एज ऑफ मिनार्की। सिमिलरली एज ऑफ जो मेनोपाज है वो भी थोड़ी वेरी कर जाती है। कुछ ख़वातीन में उसे अर्ली मेनोपाज कह देंगे, इवन 40 पे, या 40 और 45 के दरमियान में मेनोपाज हो जाता है। कुछ में 45 और 50 के दरमियान जाके होता है कि उनके मेंसेस आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं, लेकिन ये सडन बंद नहीं होते, कि कोई रीज़न हो सकती है, डिफरेंट रीज़न्स होती हैं, लेकिन ये हो जाता है कि वो शुरू में थोड़े इरेगुलर हो गए, कम हो गए। हार्ट फ्लैशेस का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि एकदम से जैसे में गर्मी निकलना शुरू हो गई, एकदम से लगा कि जैसे मुझे कोई एलर्जी हो गई है, जिसमें में खारिश हो रही है, या एकदम चेहरा रेड हो गया है, लगता है बुखार चढ़ गया है नहीं है, हार्ट बीटिंग एकदम तेज़ हो गई, कभी एकदम से ब्लड प्रेशर शूट कर गया, गुस्सा आ गया, मूड स्विंग्स आ रहे हैं। ये मेनोपाज होने से पहले कुछ ख़वातीन में 6 महीने, कुछ में साल, कुछ में 2 साल भी ये पीरियड सिम्टम्स रहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा होता है, वो बैलेंस में रहती नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से ये खराबी, ये से खराबी तो नहीं है, दिस इज़ नॉट ए डिजीज़, ये नेचुरल प्रोसेस है, या यूँ भी कह लें कि मशीनरी रुकते भी थोड़ा टाइम ले लेती है। वो वाले ऑर्गन्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनका वो काम ख़त्म हो रहा होता है, और बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो कुछ ना कुछ, जिनको आदत पड़ी होती है, वो कई बार फौरी वो रिस्पॉन्स उसका नहीं देते, ठीक है, उस डेफिशिएंसी को कंपनसेट नहीं कर रहे होते, या डिफरेंट उसके बॉडी के अपने जो रिएक्शंस आ रहे होते हैं,
या इंसान को समझ आते भी थोड़ी देर लगती है। फिर इसमें उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और उसका इंटरनल एनवायरनमेंट, उसकी अपना सोच प्रोसेस और बाहर से ज़माना उसके साथ क्या सलूक कर रहा है, उसके घर वाले या उसका खामन या उसका पार्टनर या उसके बच्चे, उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और क्या नहीं है, ये चीज़ें भी रोल प्ले करती हैं। स्ट्रेस इसमें बड़ा रोल प्ले करती है। फिर उसकी डाइट दोबारा आ गई और फिर उसका आराम आ गया और सोच, ये 4 चीज़ें बहुत काउंट करेंगी। तो जिनकी ये चारों हेल्दी होंगी वो उनमें ये प्रोसेस भी लेट होगा, ठीक है, वो पुरस्कून भी नज़र आएंगे, चेहरे भी फ्रेश होंगे, ठीक है। हो एक ही सूरत में सकता है, सुकून सिवाय अल्लाह की किसी चीज़ में नहीं है, ठीक है। तो वो जितने कनेक्टेड होंगे अपने क्रिएटर से, जो बनाने वाले से, मालिक से, उतने ज़्यादा वो पुरस्कून होंगे, ठीक है। उसी हिसाब से उन्हें ना खाने की इश्तहा होगी, ना सेक्स की इश्तहा होगी, ना पैसा जमा करने की इश्तहा होगी, ना ज़्यादा आराम दूसरों की कॉस्ट पे करने की होगी, ठीक है, ना ताकत जमाने की, ना रोब जमाने की होगी। एक बैलेंस्ड लाइफ होगी। जब बैलेंस्ड में जा रहा है तो उसने अपनी पीक पे भी पहुंचना है और उसने स्लो एंड स्मूथ नीचे को भी आना है, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना लेट हो उतना ही अच्छा होता है फीमेल बॉडी में मेनोपॉज। डेफिनेटली लेट होने को आप ये नहीं कि जितना, अगर ज़्यादा अर्ली हो जाएगा तो उसका एजिंग प्रोसेस भी जल्दी शुरू हो जाएगा ना। हो जाता है मतलब मैंने ज़्यादा कहा कि 45 to 50 के दरमियान हो जाता है, ठीक है। जब उसके हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होगी, वेजाइनल ड्राइनेस शुरू हो जाएगी, उसको बार बार यूरिन की इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगी, यूरिन कंट्रोल, उसके पेल्विक एरिया के मसल्स वीक हो गए हैं, वो ज़ोर से हंसी है तो यूरिन निकल गया, उसका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ख़वातीन इससे बड़ी डिस्टर्ब होती हैं, डॉक्टर्स के पास उस वक्त उन्हें आना शुरू करना होता है कि जी मैंने तो ज़ोर से खांसी की तो ये बड़ा मसला हो गया मुझे, ठीक है, या मुझे इंटरनल इरिटेशन या ख़ारिश बहुत ज़्यादा ही, मुझे समझ नहीं आ रही, बर्निंग हो जाती है, ये सारी चीज़ें उसे तंग कर रही होती हैं। उसमें डॉक्टर्स लोकल उसको एस्ट्रोजन क्रीम्स एडवाइस करती हैं, लेडी डॉक्टर्स या डॉक्टर्स जिसके पास भी वो आते हैं, वो लोकली अप्लाई करने के लिए कहते हैं, चूँकि वो वैसे भी एस्ट्रोजन की टेबलेट्स खा सकती है, लेकिन या कोई खातून इस बात पे ज़िद में आ गई हैं कि मैंने मेनोपॉज़ अभी जल्दी नहीं होने देना या मैंने अभी भी नहीं होने देना और मैं हार्मोनल टेबलेट्स यूज़ कर लूँगी। मैं फ्रैंकली बता दूँ कि आप जब भी नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, आप यही हार्मोन जो कभी आपके दोस्त थे, अब अगर आप उन हार्मोन्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, आपको यूट्राइन कैंसर बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसका रेट बढ़ जाता है। ओह माय गॉड, यानी इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी हार्मोन्स ले लिए जाते हैं? जी बिल्कुल लिए जाते हैं। वो इसलिए कि कई बार ख़वातीन को पता नहीं होता, जब वो 15, 16, 17, 18 साल की एज में थी, उसके मेंसेस इर्रेगुलर थे या उसे कोई हार्मोनल इम्बैलेंस था, लेडी डॉक्टर्स ने उसे टेबलेट्स यूज़ कराई, या वो बर्थ स्पेसिंग कर रही थी, या उसे था कि मुझे अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ठीक है, या लाइक बाहर के मुल्कों में विदाउट मैरिज सेक्स बहुत ज़्यादा है, उसमें वो अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ के वर्ड यूज़ करते हैं, उसमें पिल बड़ी फ्रीक्वेंट यूज़ हो रही है जी, वो ले रही हैं कि वो उसको प्रेगनेंसी नहीं अभी चाहिए, ठीक है, सेफ सेक्स और वो सारी चीज़ें। अब ये हार्मोन्स उस वक्त उसके काम आ गए, ठीक है, लेकिन ये नेचर नहीं थी, उसने नेचर को रोका, लेकिन जवानी थी, मुँह ज़ोर थी, काम चल गया। अब नेचर ही डिक्लाइन पे जा रही है और बॉडी नेचुरली उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन को ख़त्म कर रही है, प्रोजेस्टेरॉन अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और वो सारा बैलेंस है, उसमें उसने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या अनड्यू नॉलेज की वजह से गूगल पे बैठे क्या है जी हार्मोनल इम्बैलेंस, उसे ये पता नहीं कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, उसका मेनोपॉज हो रहा है, उसने वही टेबलेट्स फिर यूज़ कर ली, कॉन्ट्रासेप्टिव्स फिर यूज़ कर ली, ठीक है। अब ये जो इम्बैलेंस वो क्रिएट कर रही है खुद, या उसकी डॉक्टर साहिबा उसको कह रही है कि नहीं आपकी स्किन के लिए अभी वो एक्टिंग करना चाहती है, वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में है कहीं, तो वो नहीं जी नहीं मुझे, मैं तो अभी ऐसे और वैसे, वो सारा कुछ कर लें, ठीक है, लेकिन फिर कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन लोगों में, और हैं भी, और ये मेडिकली प्रूवन चीज़ें हैं कि उन लोगों में फिर या बर्थ पहले बेबी नहीं हो रहे थे, उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबीज़ जो आम टर्म यूज़ होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मोनल थेरेपीज़ ट्राई की, ठीक है, वो सारे इम्बैलेंसेस क्रिएट किए, आप उस वक्त तो उसे बर्दाश्त कर गए, ये सारा हो गया, लेकिन अंदर एक दूसरा स्लो प्रोसेस शुरू हो गया और वो ज़ाहिर हो जाएगा यहाँ आके, ठीक है। सेक्सुअल परवर्शंस में थे, उसमें आप रॉन्ग सिग्नल्स बॉडी को दे रहे थे, उसमें भी यही नतीजे निकलेंगे लेटर ऑन जाके। मेनोपॉज होने के बाद आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट क्या आता है, उसके बाद किस तरह ढलना स्टार्ट हो जाती है औरत? जब ये हार्मोनल थेरेपीज़ लेंगे, हार्ट डिजीज़, ठीक है, फालज बहुत ज़्यादा
उसको टांगों में क्लॉट आ गए, DVTs हो गई, उसके साथ लंग्स में जाके फंसे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सडन डेथ हो गई। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि ओवर द काउंटर हमारे मुल्क में ये चीज़ें बड़े आराम से मिल जाती हैं और गूगल पे बैठ के किसी को नॉलेज है नहीं, वो घर बैठे डॉक्टर बन जाते हैं और या खुद ही मरीज़ भी बन गए, खुद ही डॉक्टर बन गए और वो मेडिसिन खा ली और या फियर में ही खा ली कि मेरी प्रेगनेंसी हो ना जाए या ये ना हो जाए या वो ना हो जाए, और बहुत ज़्यादा या मैंने मीनोपाज को रोकना है और उसे पता नहीं है कि ये काम उसने नहीं करना, या वो एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए और उससे मशवरा करे या डॉक्टर के पास चला जाए, क्योंकि ये जितनी एलोपैथी की मेडिसिन है ये सारे केमिकल्स हैं, जहर हैं, ये पॉइजन्स हैं। आप उन्हें जब इनजुडिशियस यूज़ करेंगे, ठीक है, ये ओवर द काउंटर नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में कोई लॉज नहीं है, तो वो हर बंदा जहाँ से मर्जी, मेडिकल स्टोर वाला खुद ही दे रहा होता है लोगों को, ब्लड प्रेशर की दवाई खा लो जी, फलाना खा लो। जो ही इम्बेलेंस क्रिएट होगा, ब्लड क्लॉटिंग उसकी ज़्यादा होगी, तो उसकी बॉडी में कहीं भी फालिज, ब्रेन में क्लॉट आ जाएगा, लेग में आ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। ख़वातीन को वैसे नेचुरली अगर उनका बैलेंस हो तो अल्लाह ने या नेचर ने औरत को मंथली साइकिल में भी पेन होती है, प्लस उसको चाइल्ड बेयरिंग में बहुत पेन होती है। मर्द को इसके मुकाबले में, लेकिन औरत को अगर वो हार्मोनल इम्बैलेंस में नहीं जाती तो उसको हार्ट अटैक यूजुअली नहीं होता, उसे हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता इस दौरान, लेस लाइकली होता है, ठीक है। मर्दों में हार्ट अटैक बहुत अर्ली हो सकता है, तो मर्द को हार्ट अटैक की पेन सेकंड नंबर पे पेन है, डिलीवरी की पेन नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे हार्ट अटैक की पेन है। तो मर्दों को बहुत अर्ली एज में हार्ट अटैक्स हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लेडीज़। मीनोपाज के बाद दोनों बराबर आ जाएंगे, दोनों में रेशो बराबर है। अच्छा। लेकिन अब एक खातून है, वो कह रही है नहीं मैं एस्ट्रोजन खाती रहूँगी या मैंने एस्ट्रोजन यूज़ करनी है, मैंने अपनी स्ट्रेंथ के लिए, व्हाटएवर जो भी वो उसका है, तो फिर उसके अंदर ये जितनी डिजीज़ हैं इनके चांसेस सडन हार्ट अटैक्स, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर और ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ज़्यादातर औरतें इस एज में ना अपनी ड्यू टू एनी डिजीज़ और व्हाटएवर यूट्रस भी रिमूव करवा देती हैं, तो उसके बाद भी आप जो है वो मतलब हेल्थ वाइज इफ़ेक्ट हो रहे होते हो? बिल्कुल इफ़ेक्ट होते हैं। जो अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो डायर एमरजेंसी ना हो तो वो कभी भी अर्ली एज में यूट्रस को रिमूव नहीं करते। यूट्रस का बड़ा वाइटल रोल होता है और लेटर ऑन भी यूट्रस और ओवरीज जो हैं उन्होंने जो थोड़े बहुत हार्मोन्स मीनोपाज के बाद भी क्रिएट करने होते हैं, और आपका पूरा सर्कल है, ये पूरा साइकिल होता है खातून की बॉडी में, उसने उसकी बोनी स्ट्रेंथ में बड़ा रोल प्ले करना होता है, उसके जॉइंट्स की एक्टिविटी में बड़ा रोल प्ले करना होता है। अगर ये अर्ली कर दिए जाते हैं तो इन लोगों में जॉइंट्स की पेन और हड्डियों की दर्दें, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये कोई फालतू चीज़ नहीं है कि आप हमें यूट्रस निकलवा दें मुझे यूट्रस नहीं चाहिए, नहीं, अल्लाह ने वो पुर्जा रखा हुआ है, या आप खामखा ट्यूब्स लॉक कर दें जी मुझे नहीं चाहिए, नहीं, वो आपकी लेटर ऑन लाइफ में उनका रोल है, पॉजिटिव रोल है। जब आप नेचर की कोई भी चीज़ निकाल देंगे तो वो उसका जो रोल है वो ख़त्म हो गया, आपने रोक दिया उसको, तो जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो अब आपको वो डेफिशिएंसी आप कवर नहीं कर पाएंगे। मजबूरी और है, जैसे फाइब्राइड्स हो गए, किसी का इतना बड़ा फाइब्राइड है कि वो पेन कर रहा है, पूरी टमी उसकी भरी हुई है, उसके लिए लोकल इफ़ेक्ट्स हैं उसके, या डिलीवरी नहीं हो सकती। कुछ तो छोटे फाइब्राइड्स तो ऑपरेट करके कई बार वो निकाल देते हैं और डिलीवरीज भी बाद में, मतलब प्रेगनेंसी भी हुई, डिलीवरीज भी हुई। 40 और 50 में आके फिर ये होता है कि अगर मल्टीपल फाइब्राइड्स हैं और बहुत बड़े बड़े हैं, या डर उसकी पेन बहुत ज़्यादा है उसको, या हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, या कैंसरस चांसेस हैं कि उसमें कैंसर ट्रांसफॉर्मेशन ना हो जाए, तो फिर कई बार वो कहते हैं कि आपकी फैमिली भी कंप्लीट है और आपको लोकली ये अब ट्रीटेबल नहीं है, दवाई से नहीं हो सकता, इसको ऑपरेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। इसमें भी पर्सन टू पर्सन, डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करेगा और पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा। डॉक्टर साहब कई बार लालच भी कर जाते हैं, कई बार पेशेंट साहब भी जो हैं वो इम्पेशेंट हो जाते हैं और ऑपरेट करा लेते हैं, बाद में फिर लेटर ऑन जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो फिर सफ़र करने पड़ते हैं। तो इसमें जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हड्डियों की पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस उसका जल्दी शुरू हो जाएगा, ठीक है, जोड़ जो उसके हैं, स्पेशली नी जॉइंट्स हैं, हिप जॉइंट्स हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है। उसने बेबी को, औरत की एक एडिशनल ड्यूटी ये होती है कि उसने बेबी को दूध पिलाना होता है, लैक्टेशन करनी होती है, वो भी सारे ये हार्मोन्स हैं, उसमें एडिशनल हार्मोन प्रोलैक्टिन एक्सक्रीट होता है, वो सारी चीज़ें अपना रोल प्ले करती हैं, तो वो दूध भी, हड्डियों का उसमें बड़ा रोल होता है। अब वो जो फैक्ट्री थी ना
ये हड्डियाँ और ये सारी, इनको सपोर्ट करने के लिए भी यूट्रस और ओवरीज जो अब उस काम नहीं आ रहे बेबी डिलीवरी और सारे के लिए, वो ऐसे हार्मोन सक्रीट करते हैं कि उसके जॉइंट्स की मोबिलिटी के लिए, उसकी बोनी स्ट्रेंथ के लिए वो ज़रूरी होते हैं। जब वो नहीं है तो फिर आपको एडिशनल कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स और दूसरी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, लेकिन डेफिनेटली वो नेचर का नेबल बदल नहीं होता। बांझपन क्या होता है? इसमें फीमेल वाली साइड से होता है कि मेल साइड से होता है? दोनों साइड से हो सकता है। 40 to 50 के दरमियान बांझपन तो वैसे भी कहा ना कि उनके दोनों के हार्मोन्स डिक्रीज करना शुरू हो गए। उसमें ये है कि औरत में चूँकि जल्दी मीनोपाज जिसे आप कह लें, मर्दों की टेस्टोस्टेरोन 55 के बाद ज़रा नीचे आना शुरू होती है, लेकिन ख़वातीन में बहरहाल ये ख़त्म होने के चांसेस जल्दी होते हैं। तो बांझपन उसे कहते हैं कि बेबी पैदा ना कर सकना, वो मर्द में भी हो सकता है, मर्द के अंदर स्पर्म्स ही नहीं है, ठीक है, वो यंग एज में भी हो सकता है, उसका एज मतलब वो उसको एजोस्पर्मिया है या उसके स्पर्म्स ही डिफेक्टेड हैं या उसके टेस्टिस यंग एज में ही पैदाइश के बाद डिसेंड ही नहीं हुए, पेट से नीचे आए नहीं, किसी ने नोट नहीं किए, बाद में एट्रॉफी हो गए, बल्कि उनके भी कैंसरस होने के बाद में चांसेस होते हैं। तो वो उसको पता ही नहीं है, या उसको हार्मोनल इम्बैलेंस था मेल को, या वैसे ही उसके किसी वजह से मम्प्स निकले, उसके बाद उसको या कुछ और डिजीज़ भी होती हैं वायरल कि उसके स्पर्म्स थे ही नहीं, उसे पता ही नहीं है। वैसे वो सेक्सुअली परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं है कि उसके स्पर्म्स नहीं है। वो फिर अगर शादी के बाद बेबी नहीं हो रहे, कहीं टेस्ट हुए तो पता चला जी स्पर्म्स नहीं। पहले नहीं पता चल सकता या इसको किसी तरह हम ट्रीट नहीं कर सकते? नहीं, कुछ तो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जैसे प्राइमरी ओवेरियन फेलियर है या हार्मोनल डेफिशिएंसी टोटली है, गोनेडल फेलियर है, फ्रोजन पेल्विस है, मल्टीपल रीजंस होती हैं। यंग एज में बच्चियों को कोई बीमारियाँ ऐसी हो गई, उसमें बिल्कुल वो बन ही नहीं सकती मदर, ठीक है, या उसका यूट्रस बना ही नहीं हुआ, उसे पता नहीं है, एग्जैक्टली यही चीज़ बहुत स्मॉल साइज्ड है, या यूँ कह लें कि PCOS आजकल बहुत है हमारे यहाँ पे, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, उसमें डाइट्स का भी बड़ा रोल है और लिविंग स्टाइल्स का बड़ा रोल है। तो उसमें भी वो ट्रीटेबल चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ट्रीटेबल हैं, और या उसकी ट्यूब्स दोनों ब्लॉक हैं किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी और वजह से, उसको मेंसेस रेगुलर आ रहे थे, उसे पता ही नहीं था, ठीक है। अब बाद में पता चला कि वो बेबी नहीं हो रहा, दोनों के टेस्ट कराए, ये तो दोनों के टेस्ट ठीक हैं। फिर ख़वातीन के अंदर वो मुख्तलिफ टेस्ट हैं हमारे, लेप्रोस्कोपी करके भी देखा जाता है या स्टेरोस्कोपी होती है, वो करके देखा जाता है कि यार इसकी ट्यूब्स पेटेंट हैं कि नहीं है। ओवरीज़ में इंटरनल अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि क्या इसके वाकई फॉलिकल्स बन रहे हैं, एग बनता है एवरी साइकिल में, ठीक है, वो सारा करके देखा जाता है। उसे कई बार मेडिसिन से इंड्यूस भी किया जाता है। फिर कई बार वो अगर एग डिलीवरी नहीं हो रहा यूट्रस तक, तो उसको बाहर फर्टिलाइज करके फिर अंदर रख दिया जाता है। जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ आप जो जिसे समझते हैं IVU और IVI के जो तरीके हैं सारे, वो सारा किया जाता है। लेकिन अगर किसी बच्ची को पता चल जाता है या मर्द को पता चल जाता है, उसके घर वालों को पता चल जाता है, ठीक है, ऑनेस्टी तो ये है कि आप रिश्ता करते हुए बताएं किसी को, ठीक है, लेकिन कितने लोग हैं, ये मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें अगर लिहाज में कर्टसी में ही रखी जाएं तो बेहतर हैं। हाँ, डिलिबरेट चीट ना किया जाए। बिल्कुल ठीक है सर। वेट गेन हो जाता है 40 से 50 में, आप बहुत ज़्यादा मोटापे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसकी क्या रीज़न होती है? उसकी मेन रीज़न मर्दों में तो आपने देखा होगा कि शादी के बाद कुछ मर्द हज़रात बड़ी तेज़ी से वेट गेन करते हैं, ठीक है, बल्कि आप उसे साल बाद देर पर तो आप पूछ लेते हैं उसकी एकदम चेंज में कि यार तो शादी हो गई है, ठीक है। उसकी रीज़न यही होती है कि वो एक हेल्दी लिविंग स्टाइल उनका पहले होता है, अब शादी के बाद उनकी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो बढ़ते हैं तो मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं, कैलोरीज प्रोडक्शन बढ़ती है, तो वो वेट गेन करते हैं। 40 के बाद ये है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, आप इस्टेब्लिश हो गए, दफ्तर में बैठने का काम शुरू हो गए, एक्सरसाइज छोड़ दी, ग्राउंड में जाना छोड़ दिया, खेलना भागना दौड़ना छोड़ दिया, खाना पीना वैसे ही चल रहा है, प्लस वो खाना पीना भी फास्ट फूड पे आ गया, बिंज डाइट पे आ गया, तो उसकी वजह से मेन रीजंस ये हैं, ठीक है। और आराम आपका फिर वही आ गया कि आप सो रहे हैं 6 घंटे, लेकिन कहीं वो दोपहर को सो रहे हैं, रात को नहीं पूरे कर रहे, कुछ और नहीं कर रहे, तो काउच पोटैटो बनते जाएंगे। अब आप एग्जेक्टिव सीट पे चले गए हैं, आप सारा दिन बैठ के ऑर्डर जारी कर रहे हैं, अब आप लिफ्टों में कर रहे हैं, आप सीढ़ियाँ छोड़ दिया आपने, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। आपके जॉइंट्स के लिए ज़रूरी भी है कि बहुत ज़्यादा आप ना जाएं उस साइड पे अब इस एज में, लेकिन बहरहाल इन सारी मल्टीपल
फैक्टोरियल है, तो उसकी वजह से आपकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, आपका लिविंग स्टाइल है, और इस एज में आके आप फिज़िकल एक्टिविटी कम करते जाते हैं, खाते जाते हैं, तो ओबेसिटी आप में बढ़नी शुरू हो जाती है। सर मेमोरी और फोकस जितना मतलब हम 40 के बाद मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके कोई काम नहीं कर पाते, और मेमोरी का भी इशू हमारा आ जाता है, हम चीज़ें भूलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी क्या रीज़न है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? 40 to 50 तक तो 40 तक तो आपकी मेमोरी नहीं नीचे जानी चाहिए, और 40 to 50 के दौरान आपको बताया ना मैंने कि जिस तरह टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन लेवल्स नीचे जाना शुरू होते हैं, तो आपके ब्रेन के भी सेल्स श्रिंक करना शुरू होते हैं। अच्छा। मैंने कहा आपकी हाइट जो है 40 और 50 के दरमियान 1 सेंटीमीटर कम हो सकती है, बल्कि 1 इंच तक भी कम हो सकती है, 2.5 सेंटीमीटर। 50 और 60 के दौरान भी यही रेशो हो सकती है, और 60 to 70 में तो बड़ी तेज़ी से फिर नीचे आना शुरू होता है। 70 के बाद तो डेफिनेटली आप बेंड भी खाना शुरू हो जाते हैं। आपके जो सारे वर्टिब्रास के दरमियान जो आपकी डिस्क स्पेसेस हैं, जहाँ जो डिस्क पड़ी होती है, वो डिहाइड्रेट होकर श्रिंक, जैसे गद्दा बैठ जाता है फोम वाला, तो आपकी हाइट श्रिंक करना शुरू कर देती है। इसी तरह आपके ब्रेन के सेल्स भी श्रिंक करते हैं, आपका मैदा भी श्रिंक करना शुरू कर देता है। ठीक है, जब इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कम करना शुरू कर देते हैं, उसे रेस्ट भी प्रॉपर टाइम पे नहीं दे रहे, और उसका यूज़ भी आपका प्रॉपर नहीं है। ठीक है, पहले आप पढ़ते थे, आप एफ़र्ट करते थे, याद करने की कोशिश करते थे, मेमोराइज़ करते थे, आपकी स्टडीज़ थी, आप कोई मुश्किल किस्म के टास्क लेते थे, उनके लिए आपकी अपनी विल पावर भी स्टार्ट होती थी। अब आपको ये है कि मैंने जो कमाना है कमा लिया, मेरी बिज़नेस एम्पायर खड़ी हो गई है, जॉब एक इस्टेब्लिश हो गई है, ग्रेड्स अब बढ़ना शुरू हो गए हैं, तरक्कियाँ होनी है, कुछ भी आप फॉर ग्रांटेड जब ले लेते हैं, तो जब उस चीज़ का इस्तेमाल कम करना शुरू कर देते हैं, इनोवेशन छोड़ देते हैं, तो डिसयूज़ एट्रोफी का भी हम वर्ड बोलते हैं, और साथ एजिंग प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से आपका ऊपर से ये डिस्क में कई लोगों ने फालतू चीज़ें भरी होती हैं, जैसे आपके फ़ोन की मेमोरी में फालतू चीज़ें भरी होती हैं। आता है ना कई बार कि मेमोरी खाली करें, अब और मज़ीद नहीं आ सकता। ठीक है, तो वो ब्रेन के अंदर नया डाटा स्टोर नहीं हो रहा होता, प्रोसेसिंग हो रही होती है, लेकिन वो सेविंग पे नहीं जा रहा होता, क्योंकि पीछे जो मेमोरी है वो खाली स्पेस खाली नहीं है, आपकी डिस्क स्पेस खाली नहीं है, या वो पूरे को निकालें। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप माफ़ करें लोगों को, क्या आपने याद रखना है। ठीक है, और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी जो है वो फ्रेश दोबारा रखें। आप अब उस तरह की स्ट्रेनियस एक्सरसाइज नहीं कर सकते जो आप 30 और 40 के दरमियान या 20 और 30 के दरमियान कर रहे थे। इसी तरह मेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं, अब ज़रा आप पजल्स, ट्रिकी गेम्स, चेस, इन गेम्स पे आ जाएं। यानी आप कह रहे हैं कि इस 40 to 50 वाली जो एज है, इसके अंदर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों जिससे आपका दिमाग खुले, ना कि वो बिल्कुल ही श्रिंक हो जाए। आप गेम्स इस तरह की कर लें, आप पजल्स कर लें। उसके लिए बेस्ट मैं वैसे एक आइडिया लोगों को दे दूं कि 40 और 50 के दरमियान आप उस जगह आ जाते हैं जहां आपने बहुत से तजर्बे सारे कर लिए होते हैं, नया तजर्बा आप करना भी नहीं चाहते। उस सारे तजर्बों के बाद उनकी जो कमाई है वो आप खाने या आउटकम जो है उसके चक्कर में होते हैं, और उसके साथ आप इस्टेब्लिश हो रहे होते हैं, और अपने बच्चों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए कुछ ना कुछ आप इकट्ठा कर रहे होते हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स के लिए, उनकी शादियाँ करनी है, हायर एजुकेशन है, वो तो सारा कर रहे होते हैं। तो अपने बच्चों के लिए अगर आप ये कर रहे हैं और उसमें आपको अल्लाह ने अगर इतना दिया है कि आप एक नॉन रिलेटेड पर्सन या जो आपके इमीडिएट रिलेटिव्स नहीं हैं लेकिन रिलेटिव्स हैं, उनमें से किसी की केयर कर सकते हैं, उसको अपने तजर्बे के साथ, अपने पैसे के साथ, अपने टाइम के साथ इस्टेब्लिश होने में मदद दे सकते हैं, उसके साथ शेयरिंग कर सकते हैं, उसको भी इस्टेब्लिश करने में। ठीक है, तो ये आपकी अपनी सेहत में बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करे। वेरी नाइस, माशाल्लाह, वेरी नाइस। जो लोग जितनी ज़्यादा चैरिटी करते हैं ना, उनके चेहरों पे रिंकल उतने कम होते हैं, ये याद रखिएगा, उनके चेहरे फ्रेश होते हैं। 40 से 50 जो एज है, इसके अंदर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी उस तरह की पीक नहीं रहती, तो क्या इससे भी आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आता है? इंटीमेसी ऑब्वियसली काफ़ी कम हो जाती है, तो इससे भी आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आता है? जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है ना, वो सिर्फ 5 मिनट के सेक्स का नाम नहीं है। ठीक है, जब आप बच्चे थे या आपने फैमिली रेज करनी थी, आप वैसे जानवरों को, नेचर को देखा करें, नेचर में भी जो जानवर भी हैं या पौधे भी हैं, उनका जो भी रिप्रोडक्शन का मेथड है, या मैमल्स में अगर आ जाएं, तो जो रिप्रोडक्शन का मेथड है उसमें वो दोनों एक दूसरे के करीब जो सेक्सुअल एक्ट में आते हैं ना, वो सिर्फ एक ख़ास टाइम पे आते हैं जब उन्होंने अगली नस्ल पैदा करनी होती है।
उन्होंने इसको लेयर के तौर पे नहीं रखा होता। ठीक है, हज़रत इंसान बहरहाल इसको लेयर में पहले रखता है और अगली नस्ल के चक्करों में तो रोकने के चक्कर में उसने बनाया ना कि बेबी तो ना हो, बेबी हम फिलिपाइन से ले आएंगे, बेबी हम वहाँ से अडॉप्ट कर लेंगे, फलां का ले लेंगे, बाकी काम हम करें। तो 20-30 साल की, 35-40 साल की एज तक भी ये चौंसले ठीक हैं। अगर वो हस्बैंड वाइफ हैं, वो 2 पार्टनर हैं, वो 2 इंसान हैं, वो 2 दोस्त हैं, अल्लाह कह रहा है मैंने इन्हें एक दूसरे का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाया, अल्लाह खुद ये कह रहा है। ठीक है, मैंने इनका दोस्त हैं दोनों। अब ये अगर 2 अच्छे दोस्त हैं तो यही काम तो नहीं रह गया। ठीक है, असल चीज़ है यहाँ से। तो उनके दिल अगर मिल गए हैं और वो दोनों एक रेसिप्रोकेट कर रहे हैं एक दूसरे को, यूनिसन में मूव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसमें सुकून आता है। जब सुकून आता है तो आप जागती हालत में भी जो है वो ऐसे ही होते हैं जैसे सोए हुए हैं। सोते हुए आपकी बॉडी बेस्ट रिपेयर करती है, रीजनरेट करती है। ठीक है, तो अगर आप जागते में भी ऐसी हालत में हैं sukoon.com पे, तो आप हेल्दी स्टेट में रहेंगे ना, वियर एंड टीयर कम होगी। जब आपने दुश्मनियाँ कम पाली हैं, आपको खौफ कम है, आपको खो देने का खौफ नहीं है, आपको गुम जाने का खौफ नहीं है, आपको कम होने का खौफ नहीं है। ठीक है, आपको फेलियर्स के खौफ नहीं है। ठीक, तो आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट में, इस्लाम के पीस, सलामती में है। जब आप सलामती में, आप घर में अपने, आप घर की तरफ क्यों भागते हैं सारे दिन के बाद? परिंदे भी जाते हैं, सारे ही जाते हैं ना। घर वो जगह है जहाँ जाके आप बग़ैर नॉक किए घुसते हैं और एक ऐसा कोना होता है जहाँ जाके आप आराम करते हैं। ठीक, वहाँ आराम करते हैं तो आपकी बॉडी सारे दिन की वेयर एंड टीयर के बाद उसको हील करती है, जो मैं कह रहा हूँ हेल्दी लिविंग। ठीक, उसमें साथ जो बंदा सोया हुआ है, अगर उससे भी आपको खौफ है या उसको आप पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, या दोनों आपस में मेंटल लेवल पे एक दूसरे के साथ जंग में है, ठीक है, तो सुकून नहीं आएगा ना। सुकून नहीं आएगा तो ब्लड प्रेशर हाई होंगे। ठीक है, खाना सही नहीं मिलेगा, खाना खाएगा नहीं, या बाहर से खाएगा या उससे छुप के खाएगा या वो उससे छुपा के खाएगी, तो भी वही मेटाबॉलिक डिजीज़ भी साथ आना शुरू हो गई। और एक दूसरे को देख के जब प्यार ही नहीं आना तो हार्मोन कित्थों, हार्मोन है कि भी हो के भी गायब हो जाएंगे। तो वो सारे के सारा इम्पैक्ट फेस पे भी आएगा, बॉडी पे भी आएगा। ठीक है, और हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ बहुत कॉमन है इस एज में। मुझे लगता है हर 10 में से 9 लोग तो इन दोनों में से किसी एक बीमारी से गुजर ही रहे होते हैं। तो इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए ताकि डायबिटीज़ से तो बहुत ज़्यादा हमारे और इंटरनल सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो? अगेन फिर वही कि आपकी खुराक, आपकी डाइट, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इस एज में ज़्यादा बढ़ती है, और उसमें वेट गेन जो है वो अनहेल्दी वेट गेन, जिसे ओबेसिटी हम कहते हैं, वो है कि आपने खाया ज़्यादा, कंज्यूम कम किया, वो स्टोर हो गया फैट्स की सूरत में, इंसुलिन के लिए काम करना मुश्किल हो गया। इंसुलिन बॉडी में बन ज़्यादा रही है क्योंकि आप खा पी रहे हैं, लेकिन यूज़ कम हो रही है किसी वजह से, तो आपके बॉडी में मोटापा आना शुरू होगा, फैट्स बननी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब जब ये चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी तो खून की नालियाँ जो हैं वो भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, थिक होना शुरू हो जाएंगी, और उससे प्रेशर्स हार्ट के ऊपर लोड बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हार्ट एक वो पंप है जिसने फॉर एग्जांपल उसने 60 kg के बंदे को सपोर्ट करना था, उस हिसाब से उसके बॉडी का हार्ट है, उस बंदे की जो हाइट है, जो उसका स्ट्रेचर है, उस हिसाब से एक खातून की अगर 60 kg वेट होना चाहिए था, वो 90 पे चले गई है। ठीक है, तो ये ऐसे ही है जैसे सुजुकी के ऊपर आपने प्रेडो का लोड डाल दिया या ट्रक का सामान लाद दिया, तो सुजुकी चल तो लेगी लेकिन कुछ अरसे के बाद उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगी, उसकी हर चीज़ जवाब देगी। तो एक तो आपका खाना पीना जो है वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक, ज़िंदा रहने के लिए खाएं सही, लेकिन आप खाने के लिए ज़िंदा ना हो। लेकिन सर बहुत सारे लोग ना डायबिटीज़ होने के बावजूद भी मीठा नहीं छोड़ते, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देते हैं? मीठे में फल खा लें वो, ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल शुगर्स छोड़ दें, शुगरी डाइट्स छोड़ दें, या फिर वो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करें। वो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करें, स्ट्रेस ना लें, टेंशन ना लें, ये 2 चीज़ें बढ़ा देंगी उस सारे को, वो मीठा इस काम नहीं आएगा। ठीक है, वो स्टोर हो जाएगा फैट्स की सूरत में, इंसुलिन यूज़ नहीं होगी अगर किसी वजह से, उसके मोटापे की वजह से या डिफरेंट रीजंस की वजह से, तो वो
अजीबोगरीब, कहने को उसने वेट गेन किया, जो कभी वो जिम में वेट गेन करना चाहता था, वो मसल वेट गेन करना चाहता था, वो लीन बॉडी मैस बढ़ाना चाह रहा था, प्रोटीन्स की डाइट उसकी होनी चाहिए थी और प्रोटीन्स बनाना चाह रहा था। अब क्या है, वो 40 और 50 के दरमियान में ना तो उसकी एक्सरसाइज वो है, ना उसकी फिजिकल एक्टिविटी है, वो घर से गाड़ी में निकलता है, दफ्तर तक गाड़ी में जाता है। 10 साल पहले वो पैदल जाता था, कम से कम बस स्टॉप तक जाता था, ठीक है। बस में भी कई बार खड़ा होके ही जाता था, कभी बैठने की जगह मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। अब वो गाड़ी में बड़ा बैठ के जा रहा है, ड्राइव भी खुद नहीं कर रहा, ठीक है, ड्राइवर रख लिया है। और वहाँ भी दफ्तर में उतरे, लिफ्ट से वो कुर्सी तक पहुँचे, सारा दिन कुर्सी पे बैठे रहे। वहाँ भी हर 2-4 घंटे बाद चाय, कॉफ़ी, सैंडविच और इस तरह की चीज़ें, फ़ास्ट फूड्स लेता रहा। जितने ग्राहक आए या कस्टमर्स आए या पब्लिक डीलिंग जो भी उसकी है, उसमें वो यही चीज़ें यूज़ करता रहा। फिर वहाँ से उठा, फिर गाड़ी में बैठा और फिर घर आ गया, ठीक है। उसने चला ही नहीं है। उसकी बजाय अगर वो चले 10,000 कदम रोज़ के, आजकल मोबाइलों में ये ऐप्स हैं कि आप कितने कदम चले हैं, वो ही आराम से घर में ही चक्कर लगा लेता है, ठीक है। छत पे लगा लेता है, बाहर लगा लेता है, कहीं सड़क पे लगा लेता है, अपने आप को टाइम देता है। उसे कुछ स्ट्रेस नहीं है कि मैंने वहाँ पहुँचना है, टाइम नहीं है, ये है वो नहीं। तो वो चीज़ फिर भी कंज्यूम हो जाएगी जो उसने वो मीठे शीठे खाए हैं, लेकिन वो खाई भी जा रहा है नान और बेकरियाँ। लेकिन सर हमारे बुजुर्गों को टेंशन लेने की भी तो बड़ी आदत है ना। ज़रा सा बच्चे को कुछ हुआ, ज़रा सा पोते को कुछ हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लिया। अब उनको जब हम बच्चे समझाते भी हैं कि भाई आपको शुगर है, खुदारा ऐसे मत करें, अपने साथ जुल्म ना करें, लेकिन वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, तो उनको आप क्या पैगाम देंगे? टेंशन क्यों लेता है बंदा? जब उसका अल्लाह पे तवक्कुल नहीं होता। अल्लाह से दूरी का नाम टेंशन है, अल्लाह को ना मानने का नाम टेंशन है, अल्लाह पे तवक्कुल की कमी का नाम टेंशन है, ठीक है। अपनी मैं और कर सकने की ताकत और अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स लेने की शदीद अर्ज, अनड्यू अर्ज का नाम टेंशन है, ठीक है। प्यार होना किसी से, ही उसकी पेन को फ़ील करना, उसको कोई नुकसान ना हो जाए, बच्चे को चोट ना लग जाए, ये सारी नेचुरल प्रोसेसेस हैं। लेकिन उसके अंदर उसको साथ ये भी अगर पता है कि मेरे से भी ज़्यादा कोई 70 माहों से भी, मेरे से भी ज़्यादा कोई प्यार करता है और वो मेरे से ज़्यादा अच्छा ख्याल रख सकता है, ठीक है, तो वो अपने हिस्से का रोल प्ले कर ले, लाइक अ नर्स जो पेशेंट का ख्याल करती है, लेकिन उसे उठा के घर नहीं ले जाती कि ये मेरा ही पेशेंट है। फैटी लिवर आपका इंक्रीज़ हुआ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? मेडिसिन तो लेते हैं, बीपी के जो पेशेंट्स हैं वो मेडिसिन तो ले रहे होते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी उन्हें मैनेज करनी पड़ती हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? फैटी लिवर जो है, ये आजकल बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है डॉक्टर्स की, ये हाइपोथेसिस है कि ये रूट कॉज है टाइप 2 डायबिटीज़ का, ये रूट कॉज है हाई ब्लड प्रेशर का मैनी पेशेंट्स में, ये रूट कॉज है हाई यूरिक एसिड का, ये रूट कॉज है लिपिड मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने का, डिसलिपिडीमिया का, जिसमें कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, ट्राइग्लिसराइड्स हाई हो गए। तो ये सारी चीज़ें फैटी लिवर के ऊपर सारे के सारे फॉग आ गई। नई मर्सिडीज़ की विंड स्क्रीन के ऊपर फॉग है और डिफॉगर ख़राब है। अब आप की गाड़ी ज़बरदस्त नई गाड़ी है, लेकिन आप मोटरवे पे उसे 120 पे चला नहीं सकते क्योंकि पूरी स्क्रीन जो है वो फॉग से भरी हुई है, ठीक है, और डिफॉगर आपका ख़राब हो गया। लिवर के ऊपर चारों तरफ फैट आ गई, ठीक है। इसमें विटामिन इम्बैलेंस, विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। इसमें फिर अब मैं इंक्रीमिनेट करूँगा ऑयल्स को, ठीक है। हमने देसी घी में खाने पकाने छोड़ दिए, या देसी घी डाला तो फिर इतना डाला कि तरियाँ उसमें स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो देसी घी में अगर आप खाना बना रहे हैं जितना पकाने के लिए चाहिए और तली हुई चीज़ें आपकी कम है, ठीक है, तो फैटी, और साथ आपकी एक्सरसाइज या रिक्वायर्ड फिजिकल एक्टिविटी है जितना आप खा रहे हैं और भूख रख के आप खा रहे हैं, तो आपको फैटी लिवर नहीं होता। आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, ये ऑयल्स खा रहे हैं, इन ऑयल्स पे डब्बों पे लिखा होता है विटामिन ए और डी शामिल है, नहीं होता शामिल है, मेरे से लिखवा लें, ठीक है। अब वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो कि ख़त इस्तिवा पे या इक्वेटर पे है, जहाँ पे सूरज मैक्सिमम है, वहाँ विटामिन डी की कमी है, ठीक। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी ये सारे के सारा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं ये 30 के ऊपर ही, 40 नहीं 30 के ऊपर ही स्टार्ट हो गए होते हैं, तो 40 पे तो रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। खून की नालियों के अंदर जगह जगह प्लैक्स हम उसे बोलते हैं, वो घी, खून, थिक खून, शुगर भी अगर उसमें बहुत ज़्यादा है, आपका जो खून है
उसकी एक ख़ास किस्म की विस्कोसिटी होनी चाहिए, वो पानी की तरह उसका फ़्लो जो है वो नॉर्मल रहना चाहिए, नहीं तो हार्ट को ज़ोर लगाना पड़ेगा। अगर वो गार बन जाती है, अगर वो थिक हो जाता है तो हार्ट को ज़ोर लगाना पड़ेगा ना, पंप थ्रू द पाइप्स, ठीक। और जब वो पूरे तेज़ प्रोसेस से नहीं चलेगा और जो खून की नालियां हैं वो भी स्टिफ हो जाएंगी, तो आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होना शुरू हो गया। वो जगह जगह जहाँ भी बेंड आएंगे वहाँ टर्बुलेंस होगी, तो वहाँ पर पाले सफाई नहीं नहरों में होती, जगह जगह डक्के लग जाते हैं, तो वो जगह जगह वो हीप्स क्रिएट होंगी, उन्हें हम कहेंगे प्लैक्स हैं, और वहाँ और टर्बुलेंस होगी और क्लॉट्स बनेंगे और कहेंगे सडन हार्ट अटैक हुआ है, सडन ब्रेन अटैक हो गया, किडनीज फेलियर हो गया, ठीक है। ये सारा का सारा आपका जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की जो नालियाँ हैं, उनके अंदर इन्हीं डिजीज़ की वजह से जो ख़राबी आई है। और खून वो चीज़ है जिसने आपकी खुराक, आपकी ऑक्सीजन हर ऑर्गन तक, ब्रेन से लेके पाँव के नाखून तक पहुँचानी है। डायबिटिक्स में पाँव क्यों काटने पड़ने हैं? वहाँ खून की सप्लाई नहीं जा रही है। अच्छा, ठीक है, खून की नालियाँ ही बंद हो गई हैं, चूँकि वहाँ बहुत बारीक नालियाँ हैं, वो बंद हो गई। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा उनमें जम गया, उनके अंदर शुगर भी ज़्यादा रही, वो भी घी भी मिल मिला के एक मलगूबा सा कीचड़ सा बना और वो फंस गया वहाँ पे, और बाद में वहाँ क्लॉट बन गया, वहाँ खून की नाली बंद हो गई। तो आगे जो अंगूठा है, पाँव है, टांग है, उसमें खून नहीं जाएगा, तो उसने गलना सड़ना है। पहले दर्द शुरू हो गई, सुन्न हो गया, फिर दर्द शुरू हो गई, उसके बाद आखिरकार काटना पड़ेगा। और सर डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उन्हें कहते हैं ज़ख्म से बड़ा बचाया जाता है, खुदा ना खास्ता उनके ज़ख्म हो जाए तो कहते हैं वो हील नहीं कर पाता, उसमें हीलिंग एबिलिटी कम है ना। उसके खून के अंदर जो फौज है उसके पास भी मीठा मीठा इर्द गिर्द, उस मीठे पे कीड़े या जरासीम ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें फाइटिंग एबिलिटी नहीं है, उसमें ताकत नहीं है, क्योंकि वो इंसुलिन यूज़ नहीं कर पा रहा। उसके पास बंदूक है, उसके पास गोली नहीं है, वो ज़्यादा, वो ऐसा फौजी है जो बेचारा बंदूक पकड़ के जलील हो रहा है। उसको जरासीम या उसको दूसरी चीज़ें जो हार्मफुल, जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उसकी बॉडी में, जो कि क्लीन होने चाहिए थे, लिवर को से क्लीन करना था, किडनीज को से क्लीन करना था, वो नहीं कर पा रहा। तो उसके खून के अंदर वो जो टॉक्सिक मटेरियल्स ज़्यादा हो गए हैं जो कभी उसके लिए बेनिफिशियल थे। हर चीज़, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, ठीक है, इवन इबादत की। मैं ये कहता होता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ बैलेंस मांगता है। वो ये कह रहा है, एक आयत अगर कुरान की तरह गौर कर लें कि मैंने जो हलाल किया है उसे खाओ या उसे इस्तेमाल करो, लेकिन बसियार खोरी मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह कहते कोई भी चीज़ ओवरडू मत करो, मतलब थोड़ा हौसला रखो, कल भी लब जाएगा। चाहे वो बीवी है, चाहे वो खाना पीना है, चाहे वो आराम है, कोई भी चीज़ तो अक्ल रख के करें। तो जब हम ओवर ईटिंग भी कर रहे हैं, फिर यूज़ भी नहीं कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं ओवर द ईयर्स, तो फिर बॉडी पे उसका इफेक्ट आएगा। लिवर भी फैटी होगा, इंसुलिन यूज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है, वो नॉर्मल परफॉर्म नहीं कर सकेगा। लिवर एक इंतहाई वाइटल। तो सर जिनको ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर हो जाता है उनको करना क्या चाहिए? वो किस तरह फिर इन सारी चीज़ों को, क्योंकि एक से दूसरी चीज़ इंटरलिंक्ड होती है, ठीक है, तो वो कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल करें मेडिसिन के अलावा? वो ये देख लें, जो क्रिकेट की ज़ुबान जो लोग समझते हैं मैं उसमें समझा देता हूँ, ठीक है। उन्होंने ये देख लें, उन्होंने अपनी ज़िंदगी 2020 की तरह ख़त्म करनी है। आए 2-4 छिक्के मारे, ख़त्म, बाद वो गए, 2-3 घंटों में ख़त्म कहानी। या वनडे खेल लें, ठीक है, या टेस्ट मैच खेल लें, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, ठीक है। तो मरना कोई भी नहीं चाहता, ऐसे ही। हालांकि 40 के बाद आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, सर्कल पूरा हो जाता है, वापसी का सफ़र शुरू हो जाता। लेकिन अब आप ये चारपाई पे लेट के गुजारना चाहते हैं, टांग कटवा के, ठीक है, हाय हाय करके, हार्ट फेलियर करके, बाथरूम जाना भी हिसाब बना हुआ है, हार्ट फेल हो गया ये वो, या आप जिए तो 65 साल 70 साल तक, लेकिन आप आखिरी दिन तक ऑन योर ओन थे और चलते फिरते, खाते पीते, गाते चले गए आप। डॉक्टर का रोल भी अपनी जगह पे आएगा। एलोपैथी का इलाज अगर आपने करना है, होम्योपैथी का करना है, तो ज़रूर होम्योपैथ के पास जाएं, फिर उसके तरीके से चलें। लेकिन अगर वो होम्योपैथ है, वो होम्योपैथ साहब भी दवाइयाँ डॉक्टरी की पीस के दे रहे होते हैं या टेस्ट डॉक्टरी के कर रहे होते हैं। सर लोगों को कैंसर हुए होते हैं, लोग होम्योपैथिक के पास जा रहे होते हैं, जी बड़ी शिफा है, होम्योपैथिक जो है एक फील्ड ज़रूर है, एक तरीका इलाज है, जर्मनी से आया है। जर्मनी में पहले MBBS MD करना लाजमी है, उसके बाद होम्योपैथी एक स्पेशलाइजेशन है। हमारे मुल्कों में एक चीज़ बड़ी मशहूर की गई है कि इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये सांप के जहर से इसकी दवाई बनती है, और ये ज़रा सी गलत यूज़ हो जाए तो इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो हमारी दवाई से रिवर्स भी नहीं होता।
ओह माय गॉड। ठीक है, नक्स वोमिका बड़ी मशहूर दवाई थी, इससे जितने लोग मरे हैं डॉक्टर्स को पता है, पूरा हमें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है नक्स वोमिका पॉइजनिंग। तो ये एक बहुत बड़ी मशहूरी की हुई है कि इसका साइड इफेक्ट नहीं का, और साइड इफेक्ट तो भाई आम का भी है। ठीक है, आम हलाल चीज़ है, आप ज़्यादा खा लें तो उसका साइड इफेक्ट नहीं आता। आप यहाँ तक अपने आप को खरबूजे से या गर्मे से भर लें, ठीक है, तिक्के कबाब ज़्यादा खा लें, साइड इफेक्ट आता है कि नहीं आता? हर चीज़ का इफेक्ट और साइड इफेक्ट है, ठीक है। लेकिन होम्योपैथी का भी है। तो अगर हमारे मुल्क में जिसकी 10वीं पास नहीं हुए कितनी किताब पकड़ता है, कहता है घर बैठे होम्योपैथ बने, वो बैठ जाता है। आपने टेस्ट किए एलोपैथी के और इलाज कराने चले गए होम्योपैथ के, ठीक है, और फतवा लिया मौलवी साहब से आखिर दिन कि हम ठीक है कि नहीं ठीक है, हमने इलाज किया कि नहीं किया। आपने होम्योपैथी करनी है, आप होम्योपैथी के तरीके से होम्योपैथी करें। आपने हिकमत करनी है, हिकमत एक बहुत बड़ी साइंस है। जब तक एलोपैथी नहीं थी लोग हिकमत ही करते थे ना, बादशाहों के भी हकीम होते थे। तो हकीम अपने तरीके से नब्ज से, नब्बाज बड़े बड़े अच्छे हकीम होते हैं, वो आप उन्हें कुछ भी ना बताएं, वो आपकी नब्ज पे हाथ रखते हैं, वो आपको कहते तुम्हें ये होता है और आपको होता है। होना चाहिए ना, उसके पास इल्म होना चाहिए, वो उस हिसाब से आपका इलाज करेगा। तो होम्योपैथी एक साइंस कह लें है, एक इल्म है। और बाहर यूरोप अमेरिका में 6-6 महीने की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, इसमें यूरोप में पर्टिकुलरली, इंग्लैंड में भी। लेकिन उसके लिए उसको पहले वो एलोपैथी भी पढ़ता है, या कम से कम ह्यूमन बॉडी पूरी को पढ़ता है ना, एनाटमी पढ़ता है, उसकी फंक्शनिंग फिजियोलॉजी पढ़ता है क्या है, फिर आगे से तरीका इलाज में डिफरेंस है उसका। ठीक है, ये नहीं है कि उसको यही नहीं पता कि औरत की बॉडी में ओवरीज कहाँ पड़ी हुई हैं, वो एक किताब खोल के बैठा है, ठीक है, तो उन्होंने कहना तो PCO है, उसको PCO का पूछ लेंगे ना कि क्या क्या 3 चीज़ें होती हैं, उसको वो नहीं पता होंगी। ठीक, एलोपैथी में वो नहीं, एलोपैथी में कोई और चीज़ है वो। और उसके हिसाब से होम्योपैथी में उसका इलाज भी कुछ और होगा। ठीक, और मैंने पहले बता दिया कि होम्योपैथी की आलमोस्ट सारी दवाई सांप के जहर से बनती है। अब वो जहर जो है वो छोटी छोटी गोलियों पे लगा के, उनका थॉट प्रोसेस ही ये है कि इसको जितनी डाइल्यूशन बढ़ाई जाएंगे इसकी एफिकेसी बढ़ जाएगी। होम्योपैथी में ये है, और एलोपैथी कह रही है कि हम किसी भी चीज़ को जितना डाइल्यूट करते जाते हैं उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। दोनों थॉट प्रोसेस में डिफरेंस है, वो ज़रा रूहानियत के करीब है। लास्ट क्वेश्चन है सर कि जब मर्दों के बारे में कहा जाता है कि ये 40 में आते हैं तो एक दफ़ा दोबारा से जवान हो जाते हैं, तो क्या इस बात में रियलिटी है कि ये भी 40-50 में बस बुढ़ापे वाली साइड पे ही आ रहे होते हैं? ये पहले बताएं कि ये औरतें कहती हैं कि मर्द कहते हैं? दोनों कहते हैं। दोनों शमा जब बुझने लगती है ना तो लौ एक बार भड़कती है। अच्छा, यानी वो बस उनका क्लासिंग टाइम है। फिर दोबारा से वो शो करती है ना 40 नॉटी, ठीक है। और लेकिन जो यूं कह ले वो शार्प ज़्यादा हो जाता है, चलाक ज़्यादा हो जाता है कि गो हाथ में जुम्बश नहीं, आँखों में तो दम है, अभी रहने दो सागरो मीना मेरे आगे। तो ज़रा ज़्यादा ये ठीक है। यानी इस बात में कोई ऐसी कोई रियलिटी नहीं है, बॉडी वाइज वो भी ढल रहा होता है। बिल्कुल डेफिनेटली ढल रहा होता है, अनटिल अनलेस कि वो कोई फिटनेस फ्रीक हो और उसने बड़ी अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारी हो, या कुछ रेसेस ऐसी हैं, नेग्रूज जैसे हैं या जो अफ्रीकन हैं, वो फिजिकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और फिट भी होते हैं, तो उनमें एजिंग शायद ज़रा लेट होती है, वो रेसेस में डिफरेंट है। क्या आप खुद या आपका कोई प्यारा किसी स्पेसिफिक बीमारी से गुजरा है जो हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस की है? अगर आप किसी खास बीमारी पर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।